हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सियोर एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना जो विषय है पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, उसको हम कंटिन्यू निरंतर पढ़ते ही जा रहे हैं और उसको आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए आगे की कड़ी में चलेंगे। तो आज तक जो हमने पढ़ा है वो टॉपिक तो मैं लगभग एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा राज्य की परिभाषा। उससे पहले हमने सिलेबस डिस्कशन किया था। राज्य की परिभाषा के बाद हमने पढ़ा है संविधान का इतिहास। संविधान के इतिहास के बाद हमने पढ़ी है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं के बाद हमने पढ़े हैं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत पढ़ लिए। संविधान के स्रोत के अलावा हमने पढ़ा है संविधान सभा को, संविधान सभा, प्रारूप समिति वगैरह। और उसके बाद हमने पढ़ा है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, प्रीफेस। ठीक है। प्रस्ताव के बाद हमने पढ़ी अनुसूचियाँ और भाग, संविधान की अनुसूचियाँ एवं भाग। उसके बाद जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपने टॉपिक को, वो हम आगे पढ़ेंगे संविधान संशोधन को, संविधान संशोधन को। तो इन सब जो विषय थे, जो टॉपिक थे, इन सब को हमने पढ़ लिया है। तो मैं ये आशा कर सकता हूँ कि जितना मैंने पढ़ा है वो आपको लगभग पूरा याद होगा ही। उसके अलावा जो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, वो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान के संशोधन। संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन की जो अवधारणा है वो मैंने आपको लगभग कई बार बता दी है, लेकिन उसको आज हम सविस्तार रूप से पढ़ेंगे कि भाई संविधान संशोधन क्या है, संविधान संशोधन कैसे होता है, संविधान संशोधन की क्या परिभाषा है, संविधान संशोधन की क्या विशेषता है, संविधान में संशोधन कैसे होता है, कैसे उसमें आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन मिलता है, कैसे उसमें साधारण बहुमत होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वो पढ़ेंगे। संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचे में कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से बिंदु हैं जिनके ऊपर संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो पहला भाग है उसको हम जो है वो शुरू कर देंगे। तो आइए आज हम अपनी आज की जो है सेशन है, आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। मैं आज है ना आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ कि कोई जो कंपटीशन में जो उतरा है, जो तैयारी करने के लिए जो नया उतरा है चाहे पुराना है, आप मान के चलो कि 2025 में ना लगभग सबकी जो भर्ती है, जितनी भी भर्ती है वो सारी की सारी 2025 में आपको देखने को मिलेगी, आरएएस से लगाकर यूपीएससी तक। ठीक है। और 4th ग्रेड से लगाकर 1st ग्रेड तक सारी की सारी वैकेंसियाँ 2025 में आएगी। इस 2025 को है ना आप 2025 में साधु सन्यासी बन जाओ कि भाई ये 2025 जो है वो अपने लिए सब कुछ है। इस दौरान आप सोशल मीडिया से हट जाओ। सबसे पहला काम तो यही करो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, उसको कह दो कि परेशान ना करें। और जितना भी आपका जो परिवार है, जो फैमिली है, उसको अवॉइड करो। फैमिली से आप कनेक्शन कट हो जाओ कि जितनी ज़रूरत है उतना ही काम किया जाए। उसके बाद जितने भी शादी विवाह है, ठीक है, शादी विवाह है, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सबको एक बार अवॉइड कर दो। आप है ना
2 साल आप जम के तैयारी करो, उसके बाद सिलेक्शन आपका खरा है। अगर आपने 2 साल लगातार जम के तैयारी की है, उसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसमें आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं। आप वहाँ तक तैयारी करो जहाँ तक आपको सेटिस्फैक्शन मिले, आपको संतुष्टि होगी कि मैंने पढ़ लिया है, मैंने मेरी मेहनत कर दी है, मेरा काम था ये पेपर पास करना, वो मैंने कर दिया है, बाकी ऊपर वाला जाने और उसका कर्म धर्म जाने। अपने को 2 साल पूरे साधु बनने हैं, आप पढ़ना खुद को ही है, ठीक है, पढ़ने के लिए कोई दूसरा आएगा नहीं, बस 2 साल पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। आपको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, दूसरा कुछ भी हो जाए, कुछ भी ना हो, किसी की डेथ हो जाए या किसी की शादी हो, किसी के बच्चे का जन्म हो, आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। 2 साल लगातार जम के तैयारी करो और ऐसे पढ़ो कि 2 साल, भाई मुझे तो 2 साल में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। इसके लिए चाहे गला कटे, चाहे मौत आए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ पढ़ना ही है और मुझे सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन ये है ना, ऐसा नहीं है कि आप ये जो सिलेक्शन ले रहे हो वो किसी और के लिए ले रहे हो, ये सिलेक्शन आप खुद के लिए ले रहे हो, ये सिलेक्शन किसी और का नहीं है, ये सिलेक्शन आप खुद का है। और इस सिलेक्शन को लेने के लिए आपको दिन और रात को एक करना पड़ेगा, नींद चैन को खोना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे हैं जो जिनको सोना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप 2 साल जम के तैयारी करोगे और 2 साल में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, मैं यही ऐसा करता हूँ कि 2 साल में आपका सिलेक्शन हो जाए, और इन 2 साल में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी भर सोते रहो ना, कौन मना कर रहा है। एक बार सेट हो गए तो ठीक है, वरना 2 साल के बाद आप मान के चलो इन फ्यूचर 5 साल के बाद ये जो आपको भर्तियाँ दिख रही है ना, ये भर्तियाँ दिखनी बंद हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा हो जाएगा संविदा पर। आज आप रोड, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, आप रोडवेज देख लो, शिक्षा विभाग देख लो, वाटर डिपार्टमेंट PWD देख लो, ठीक है। उसके बाद आप ये जैसे कि 4th ग्रेड है उसमें देख लो, इंटर्नशिप के कार्यक्रम है उनमें देख लो। हर क्षेत्र में आज कॉन्टैक्ट बेस का जो है सिलसिला वो शुरू हो चुका है। आप मान के चलो कि इन फ्यूचर 2 साल बाद किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती आने वाली नहीं है और आप यहीं पर रह जाओगे। इसीलिए आपको 2 साल जम के तैयारी करनी है। अगर आप सेट हो गए तो जीवन आपका सुखी होगा, किसी और को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप किसी की शादी में नहीं गए वरना 2 साल, तो वो ज़िंदगी भर के लिए दुख नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप 2 साल घूमते फिरते रहे, अगर आपने सिलेक्शन नहीं लिया ना, तो ज़िंदगी भर दुख रहेगा। मेरा एक दोस्त था जिसका अभी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ है, इसमें हुआ था आपके SI में, और SI के बाद SI छोड़कर RS में सिलेक्शन हो गया, तो RS वाली ज्वाइन कर ली उसने। 2 साल तक कोई भी शादी विवाह, किसी भी प्रकार का फंक्शन, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। जब आपके ना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें लगता है एक गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, तो आपके जितने भी गए हुए फ्रेंड ना, चाहे आपका कोई पुराने से पुराना दोस्त हो, चाहे नए से नए दोस्त हो, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और जब उसका सिलेक्शन हुआ ना, तो वो पहली बार किसी दोस्त की शादी में गया, तो उस दोस्त की शादी में जब गया ना, तब जिसकी पहले शादी हुई थी ना, उसने उसको ओढ़बा नहीं दिया। उसने उसको कहा कि भाई तू नहीं आया, बहुत अच्छा किया, तूने पढ़ेगी और तेरा सिलेक्शन हो गया। अगर तू उस टाइम आता और सिलेक्शन नहीं होता तो आज हमारे साथ घूमता। यही होता है मोटा मोटा अंतर जो मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी जो निजी सोच है कि पढ़ना आपको है या नहीं पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर पढ़ना है तो है, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे, दुनिया में अगर उतर गए हो, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये सोच रहे हो कि भाई नहीं पढ़ना है, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, किसी और की सीट पर बात मत करो। चलो, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के जो है भारतीय संविधान में, सबसे पहले तो बताओ ये संविधान संशोधन है क्या। संविधान संशोधन 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान और संशोधन। अर्थात संविधान में होने वाला संशोधन क्या कहलाता है? संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके संविधान में संशोधन करने के, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। संशोधन नंबर 1, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत। दूसरा, विशेष बहुमत। कैसा बहुमत?
विशेष बहुमत। और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, हालांकि मैं ये सारी की सारी जानकारी आपको लिखा चुका हूँ और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, आधे राज्यों का अनुमोदन क्या होता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये हम इसी के ऊपर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी इसका ओवरव्यू समझा रहा हूँ। ठीक है, अब बारी आती है कि सर संविधान में संशोधन कौन कर सकता है। तो संविधान में केवल संसद संशोधन कर सकती है, संसद संशोधन कर सकती है। अर्थात केवल संसद, केवल और केवल कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। अब संसद कौन सी, तो संसद है भारतीय संसद, और संसद में दो भाग हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्यसभा। संसद में जो संविधान है उसमें संशोधन करने के लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार है, समान अधिकार प्राप्त है, समान अधिकार, समान अधिकार प्राप्त है। और ये अधिकार केवल और केवल किसको है, संसद हुआ है। संसद ने अभी संशोधन कर दिया है, मान लो लोकसभा ने किया चाहे राज्यसभा ने किया है। विशेष बात यहाँ पर यह है, विशेष जो आप कहते हो ना नोटेड पॉइंट, वो है विशेष संविधान संशोधन हेतु, संविधान संशोधन हेतु किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अर्थात जो संविधान है उसमें संशोधन करने का अधिकार लोकसभा चाहे तो अकेली कर सकती है, राज्यसभा चाहे तो अकेली कर सकती है। इसके लिए संयुक्त बैठक, यानी कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का उल्लेख जो भारतीय संविधान में है उसका जो है प्रयोग वो आप संविधान संशोधन में नहीं कर सकते, या नहीं करने की बात कही गई है। इसके लिए दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे तो लोकसभा संशोधन करें चाहे तो राज्यसभा संशोधन करें, इन दोनों की संयुक्त बैठक का किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि संशोधन करने का अधिकार किसे है, तो संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल जो है संसद को है। अब बात करते हैं कि जो तीन तरीके उनके उल्लेख कहाँ कहाँ पर है, संविधान संशोधन करने का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहली बात, नंबर 1 मैंने लिखा था साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद है जहाँ पर संशोधन करने का अधिकार है। तो वो अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 एवं अनुच्छेद 368। कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 कहते हैं साधारण बहुमत के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं, साधारण बहुमत की। और अनुच्छेद 368 कर रहा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अब साधारण बहुमत का उल्लेख है अनुच्छेद 2 एवं 3 में, अनुच्छेद 2 एवं 3 में कहाँ उल्लेख है। हालांकि ये जैसे ही मैं अगर जैसे जो भाग पहला पढ़ाऊंगा उस समय मैं इन दोनों पर सह विस्तार रूप से आपको पढ़ाऊंगा कि भाग 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है। अब साधारण बहुमत में ये होता है संसद की उपस्थित सदस्य संख्या का बहुमत। क्या है, संसद की उपस्थित सदस्य संख्या का बहुमत। जैसे मान लीजिए कि संसद में टोटल 543
जो कैंडिडेट जो चुन के गए हैं मान लीजिए लोकसभा में, और 543 में से मान लीजिए 251 प्रेजेंट है, ठीक है, 250 प्रेजेंट है। अब 250 का बहुमत कितना होता है, तो इसको डिवाइड बाई 2 किया जाए तो होता है आपके 251 का आधा कितना होता है, 126। यही होता है, हाँ 126। अगर 126 जनों ने किसी जो आया है जो संशोधन आया है उस पर अगर अपनी स्वीकृति दे दी है तो वो साधारण बहुमत के रूप में, विधेयक के रूप में संविधान में संशोधन हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपके साधारण बहुमत। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई बैठक की जरूरत नहीं है। जो टोटल उपस्थित सदस्य है उन उपस्थित सदस्यों का बहुमत, उपस्थित सदस्यों का बहुमत जैसे ही दे दिया और ये हो गया संविधान में संशोधन। अब इसमें जो आपके आता है वो विशेष बात यह है कि जो अनुच्छेद 368 है, जो अनुच्छेद 368 है, इसकी विशेष बात यह है कि इस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने अनिवार्य होते हैं। ये होता है आपके उपस्थित सदस्य संख्या का बहुमत। इसके बाद अब साधारण बहुमत किस किस पर होता है, या साधारण बहुमत किन के लिए होता है, या साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन। साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन, किससे होने वाले संशोधन, साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन। इनका उल्लेख किया गया आपके अनुच्छेद 2 एवं 3 में। वो है, मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1, ठीक है, आप इसको साथ साथ नोट करते जाइए। नंबर 1 है नए राज्य का गठन। किसका? नए राज्य का गठन। क्या है? नए राज्य का गठन। नंबर 2, राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। जैसे आपको पता है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा की भाषा थी उड़िया, और उस उड़िया का नाम किया गया था आपके ओडिया 2011 में। वो किया गया था राज्य इसी साधारण बहुमत के आधार पर, और वो संशोधन हुआ था उड़ीसा का नाम बदल करके उड़ीसा जो उड़िया भाषा उसका नाम बदल कर दिया गया ओडिया, और जो उड़ीसा जो तत्कालीन समय में था उसका नाम हो गया वर्तमान में ओडिशा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उसके बाद है तीसरा है बाहरी क्षेत्र का राज्य में विलय। यानी किसी भी बाहरी क्षेत्र का राज्य में यदि विलय करना है तो उसके लिए साधारण बहुमत के वाले संशोधन की आवश्यकता होगी। उसके बाद है विधान परिषद का गठन एवं, चलो गठन हो गया। उसके बाद है विधान परिषद का उत्साधन। उत्साधन का मतलब आप समझे कैसे? एक तो होता है विधान परिषद का गठन करना, एक होता है विधान परिषद का उत्साधन, यानी कि विधान परिषद को भंग कर देना कि इस राज्य के लिए विधानसभा की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है जो छठा है वो है केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी प्रकार का कोई प्रशासन लागू करना है, उससे संबंधित जो संशोधन होते हैं वो होते हैं साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन, ठीक है। ये हो गया आपके साधारण बहुमत से। उसके बाद आता है आपके विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत? विशेष बहुमत। दूसरा होता है आपके विशेष बहुमत। विशेष बहुमत जिसमें होता है कि उपस्थित कुल सदस्य संख्या,
यह है कुल सदस्य संख्या का 2/3 एवं उपस्थित सदस्य संख्या का बहुमत। यानी कि जो कुल सदस्य संख्या है, सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 2/3 सदस्य होने चाहिए। यानी कि 2/3, जैसे मान लीजिए 100 है, उसका 2/3 होता है आपके 66, यानी कि 66%। जो सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 66% एवं 66% का तो होना चाहिए हस्ताक्षर, और 66% के अलावा वहाँ पर कितने व्यक्ति उपस्थित है तत्कालीन समय में, उपस्थित जो सदस्य है संख्या है उनका भी बहुमत। दो इसमें जो बातें हैं वो है, पहली बात तो है कि 2/3 जो कुल सदस्य संख्या उसका 2/3 सदस्य एवं उपस्थित सदस्य संख्या का बहुमत। जब यह होगा तब होगा आपके विशेष बहुमत। उसके बाद बारी आती है आपके विशेष बहुमत के बाद आता है आपके आद्य राज्यों का अनुमोदन। दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आद्य राज्यों का अनुमोदन। आद्य राज्यों का अनुमोदन। अब ये जो है ये प्रणाली किस में लगती है, तो ये प्रक्रिया होती है आपके अनुच्छेद 368। ठीक है, विशेष बहुमत प्लस आद्य राज्यों का अनुमोदन। ये तीसरी जो प्रणाली है संविधान में संशोधन करने की। पहली है साधारण बहुमत, दूसरी है विशेष बहुमत, तीसरी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। इसकी परिभाषा है कि विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुमोदन। आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, इसके अलावा आपके ये तो हो गए आधे राज्य। ठीक है, आधे राज्यों के अलावा अनुमोदन तथा, या यूं लिखो कि विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन से प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली एवं पुडुचेरी का अनुमोदन। अब जब जो अनुमोदन होगा आधे राज्यों का, उस अनुमोदन में आधे राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों का भी अनुमोदन लिया जाता है। और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश है आपके दिल्ली एवं पुडुचेरी। ये है आपके विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुमोदन। अब एक बात और बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप तुरंत मुझे मैसेज करें। जो अपने नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, इसको विस्तार से या वापस समझाओ। तो मैं बिना किसी झिझक के आपको ये कमेंट करना और मैं आपको ये सविस्तार समझा दूंगा। अब बारी आती है कि ये जो हुआ है अनुच्छेद 368 के तहत, तो 368 जरूरी तो नहीं है कि हर जो संशोधन है उसमें 368 लागू हो। 368 लागू होना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आधे राज्यों का अनुमोदन है वो कहाँ लिया जाता है? देखो, आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन लिया जाता है नंबर 1 पर है आपके राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अकेला केंद्र का है? नहीं। क्या राष्ट्रपति अकेला राज्यों का है? नहीं। तो ये किसका है? दोनों का है। इसलिए राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल
दो हो गए। एक तो होती है निर्वाचन विधि, एकल संक्रमण अप्रत्यक्ष होती है विधि होती है, एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। इस प्रणाली का यदि इस प्रणाली में यदि आपको संशोधन करना है तो आपको आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। यदि आपको इसके निर्वाचक मंडल जो दो होते हैं, एक तो प्रस्तावक होता है, एक निर्वाचक होता है, अनुमोदक और प्रस्तावक, इन निर्वाचक मंडलों में यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो भी आपको जो है वो संविधान में संशोधन करना होगा। अब ये जो निर्वाचक मंडल है मैं आपको अभी थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूँ, लेकिन हालांकि ये अपने से सिलेबस संबंधित नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो वो होते हैं आपके, एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो सभी निर्वाचित, शब्द पर ध्यान देना, ठीक है, निर्वाचित, सभी निर्वाचित MP एवं MLA। ये आपको शॉर्ट एंड स्वीट रूप से बताया कि सभी निर्वाचित MP एवं MLA, ठीक है। अब MP का प्रयोग क्यों किया गया है, तो MP है आपके राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। किसके सदस्य है, राज्यसभा एवं लोकसभा सदस्य, ठीक है। MLA हो गए आपके सभी विधानसभा सदस्य। आप शब्दों पर ध्यान रखना, ठीक है। और दो केंद्र शासित प्रदेशों के MLA, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि इनकी खुद की विधानसभा है, दिल्ली एवं पुडुचेरी। अब बात ये आई है कि सभी, आपने सर आप तो कह रहे हो कि एक तरफ तो कह रहे हो कि सभी निर्वाचित MP एवं MLA, एक तरफ कह रहे हो कि सभी जो सदस्य है वो, तो इसमें विशेष बात ये है कि सभी MP, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या निर्वाचन में मत देने में सभी MP मतलब राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य जो क्या है, निर्वाचित है, मनोनीत सदस्य नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि 12 सदस्य तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल में, इसमें क्या बोलता है आपको, राज्यसभा में मनोनीत करता है, और 2 सदस्य आपके एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। फिर विधानसभा में राज्यपाल 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, और उसके बाद दिल्ली में पुडुचेरी, वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो जितने भी मनोनीत होते हैं, क्या होते हैं, मनोनीत, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए इसको अब जो भारतीय संविधान में जो परिभाषा लिखी गई है वो बता रहा हूँ कि भारत की संसद, या आपको मैं जो अक्षरश जो परिभाषा है वो बता रहा हूँ कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये है आपकी पूरी परिभाषा, जिसको मैंने शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया कि सभी निर्वाचित MP एवं MLA। अब दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य हो गए, वहाँ पर भी अगर मनोनीत है तो वो भाग नहीं लेगा। मनोनीत भाग क्यों नहीं लेगा, क्योंकि जिसको आपने मनोनीत किया वो तो आपके पक्ष में ही जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उससे पहले थे अपने रामनाथ कोविंद, जो वापस जो चुनाव हुए थे उसमें अगर राष्ट्रपति को जिन ने मतदान करके बनाया था, राष्ट्रपति ने कहा था कि मैंने तुम्हें मनोनीत किया है, तुम इसे वोट दो, तब वहाँ पर हो जाता है वो फर्जीवाड़ा, वो हो जाता है पक्षपात। इसीलिए वहाँ पर केवल और केवल वही सदस्य भाग लेंगे जो निर्वाचित होकर आए हैं। यह है निर्वाचक मंडल और निर्वाचन विधि। इसमें यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो आपको अनुच्छेद 368 का प्रयोग करना पड़ेगा। 368 का प्रयोग कर और उसके बाद ही आप किसी भी प्रकार का इसमें कोई संशोधन कर सकते हो। इसके लिए आप साधारण बहुमत से कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद निर्वाचक जो मंडल हुआ उसके बाद आती है आपके जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति और राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति। इसमें यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो आपको अनुच्छेद 368 के तहत करना होगा। उसके बाद आता है आपके न्याय प्रणाली है वो उच्चतम
न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इनसे संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार का कुछ जो है संशोधन करना है तो उसके लिए आपको अनुच्छेद 368 का प्रयोग करना होगा और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा। 7वां है आपके अनुच्छेद 368। क्या है आपके अनुच्छेद है 368। 368 में आप खुद में आपको किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो आपको आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। उसके बाद बारी आती है आपके किसी प्रदेश को भारत क्षेत्र से बाहर करना। भारत क्षेत्र से बाहर करना कैसे कि भाई जो भी भारतीय क्षेत्र में जो सम्मिलित है क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कि अपना जो क्षेत्र है कोई भी क्षेत्र मान लो जैसे जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर है, ये भारत का अभिन्न अंग है और भारत के अभिन्न अंग है। इस अंग को यदि आपको पाकिस्तान को देना है मान लीजिए, तो पाकिस्तान को देना है तो उससे पहले आपको संशोधन करना होगा। क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। और ये जो अवधारणा है किसी जो क्षेत्र है उसको भारत से बाहर करना, ये अवधारणा आती है आपके बेरूबारीवाद 1960 से, जिसको मैं बता रहा हूँ कि क्या है ये प्रक्रिया, कैसे दिया जाता है बाहरी जो क्षेत्र है उसको। जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है, और आपका घर है और आपके घर में यदि आप कोई नई सामान लेके आ रहे हो, ठीक है, नए सामान लेके आ रहे हो, तो आप किसी से पूछोगे नहीं कि मैं ये सामान लाया हूँ। लेकिन जब आप अपने घर का सामान किसी को दोगे तो आप अपने घर वालों से पूछोगे कि मैं ये सामान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्या दूँ? तो वो होता है आपके अनुच्छेद 368 की तरह। जैसे मान लीजिए ये अपना भारत राज्य जो भारत क्षेत्र है उसमें ये सारे राज्य हो गए, ठीक है, ये आपके सारे हो गए राज्य हो गए, ये 1 2 3 6 7 जो भी है ये आपके भारत के राज्य क्षेत्र हो गए। अब इसमें किसी भी भारत जो बाहरी क्षेत्र है उसको आप मिला सकते हो। क्या कर सकते हो? मिला सकते हो। क्या कर सकते हो? मिला सकते हो। जैसे आपको मैं बताऊं कि 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। 35वां संविधान संशोधन 1975, उसके तहत सिक्किम जो राज्य था, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। कैसा राज्य बनाया गया था? सह राज्य, यानी कि सिक्किम की खुद की अलग विधान जो है शासन प्रणाली है वो होगी, उसकी जितने भी नियम निर्धारण किए जाएंगे वो सिक्किम की सरकार स्वयं लेगी। केवल वह भारत का सह राज्य है, अर्थात वह संप्रभु नहीं है और उसके ऊपर भारत का अधिकार है और उसकी जो विदेश नीति है उसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी जो हस्तक्षेप किया जाएगा वो भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। सिक्किम केवल और केवल भारत का सह राज्य है। सह राज्य यानी कि सहायक राज्य है, साथ रहने वाला राज्य है। भारत भी एक राज्य है, सिक्किम भी एक राज्य है, दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों एक दूसरे के समानांतर है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए भी है। और जिसमें जो वर्चस्व है, जो प्रमुख है वो आपका भारत है और भारत के अधीन सिक्किम है। लेकिन सिक्किम भारत का अंग अब तक नहीं है, वह केवल किस है? वह केवल और केवल सह राज्य है। सह राज्य का अर्थ समझ गए? सह राज्य है। उसके बाद इसके लिए आपके जोड़ा गया था आपके 2A भाग जोड़ा गया था 2A। उसके बाद होता है आपके 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? आपके होता है 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन सेम ईयर 1975 और 1975 के तहत भारत जो सिक्किम का जो सह राज्य का दर्जा है वो समाप्त कर दिया और सिक्किम बना दिया भारत का अंग। सिक्किम भारत का अंग या भारत का राज्य बना दिया गया। भारत का अंग ओब्लिक राज्य बना दिया गया। भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया और उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए। क्या किए गए? विशेष प्रावधान। और 371 जो F है, 371 F है,
वो नया अनुच्छेद जोड़ा गया। क्या बनाया गया? सिक्किम जो पहले शहर राज्य बना, 35वां संविधान संशोधन 1975 ये किया था आपके इंदिरा गांधी ने, ये एक अच्छा निर्णय था। 1975 में 35वां संविधान संशोधन करके सबसे पहले ये देखो एक अच्छी प्लानिंग थी कि भाई ये वैसे ही जा रहा है, ठीक है, चीन इसको लेके चला जाएगा, पहले इसको लाओ, साथ लाओ, आओ बैठो, चाय पानी पियो, आराम से बैठो, ये अपने घर है। ये वो बात होगी कि आंगली पकड़ पुंचो पकड़ लियो वो बात, ठीक है। तो सिक्किम को पहले बनाया शहर राज्य, फिर आपके किया 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना के भारत का राज्य बना दिया गया और उसके लिए 371F के तहत विशेष प्रावधान कर दिए गए। अब बारी आती है कि ये तो हो गए संशोधन करके शामिल कर लिया। अब मान लीजिए कोई भी जो भारतीय जो संविधान, जो भारत का जो राज्य क्षेत्र है, उस भारत के संपूर्ण क्षेत्र में यदि किसी भी राज्य है या किसी भी क्षेत्र है उसको किसी अन्य देश को सौंपना है या अन्य देश को देना है, तो उसके लिए किया जाता है आपके 368 के तहत प्रावधान, 368 के तहत प्रावधान। मान लीजिए सिक्किम आ तो गया, सिक्किम आ गया किस संविधान संशोधन के तहत, साधारण वो जो संशोधन हुआ था उसके तहत। अब मान लीजिए कि सिक्किम को देना है किसको? चीन को। अगर सिक्किम को चीन को देना है तो उसके लिए आपको 368 अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना होगा। और ये विशेष जो 368 वाली लागू करने की बात आई थी, ये बात कहाँ से आई थी? तो ये बात आती है आपके 1960 का बेरूबारी वाद, 1960 का बेरूबारी वाद। इस बेरूबारी वाद जो हुआ था उसके तहत भारत के कुछ क्षेत्र थे, भारत के क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया, भारत के क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया। किसे दिया गया? भारत के राज्य क्षेत्र को जब पाकिस्तान को दिया गया तो उसके बाद तुरंत हुआ बेरूबारी वाद। बेरूबारी वाद, यहाँ पर बेरूबारी वाद शब्द का प्रयोग किया गया। कहीं कहीं पे तो शब्द आता है कि गोलकनाथ बनाम भारत राज्य या किसी भी प्रकार का केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य या पंजाब बनाम राजस्थान या पंजाब बनाम भारत सरकार, ऐसे नाम आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर वाद का प्रयोग किया गया। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आपके वाद शब्द का प्रयोग किया गया है, वाद शब्द का प्रयोग किया गया। अब बेरूबारी वाद जब हुआ तो इस बेरूबारी वाद में ये निर्णय आया कि भारत के किसी भी क्षेत्र को यदि बाहर भेजना है या बाहर किसी को देना है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना होगा। किसके तहत संशोधन करना होगा? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके आप किसी भी राज्य को बाहरी देश को सौंप सकते हो। किसको सौंप सकते हो? बाहरी देश को। अगर आपको भारत में किसी को भी शामिल करना है, साधारण बहुमत ले वो शामिल हो गया, ठीक है। नए राज्य का गठन करना है, राज्य की जो नए राज्य में जो किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में प्रवेश करवाना है, जैसे मान लीजिए ये जो अपना नज़दीकी क्षेत्र है थारपारकर, ठीक है, थारपारकर है, उमरकोट है, ये मान लो उमरकोट है, और ये उमरकोट जो है पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये भारत में आना चाहता है। आओ, वेलकम सर, वेलकम, आ गए आप। अब अगर आप आ गए हो तो आप वापस नहीं जा सकते। ये वो दलदल है जिसमें एक बार इंसान घुस तो जाता है फिर बाहर नहीं निकल पाता है। वो वाली बात है कि अगर आ गया तो साधारण बहुमत के तहत आ गया, साधारण अनुच्छेद 2 के तहत आ गया कि भाई नए राज्यों का भारत में प्रवेश। लेकिन यदि आपको बाहर भेजना है तो उसके लिए आपको आधे राज्यों का अनुमोदन लेना आवश्यक है। और ये प्रक्रिया की गई थी आपके बेरूबारी वाद 1960 में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णय दिया गया कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को यदि आप बाहर भेजना चाहते हो तो संशोधन करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कोई एक बाइक लेके आए हो, ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख की आप बाइक लेके आए हो। बाइक लेके आगे घर वालों से पूछा, नहीं पूछा। कुछ लोग क्या होते हैं सरप्राइज़ का नाम ले लेते हैं कि मम्मा पापा आपके लिए सरप्राइज़ है, घर में लेके आ गए। ठीक है भाई, सरप्राइज है तो एक्सेप्ट किया जाता है कि भाई पैसे दे दो, ले आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो बाइक आप अपने दोस्त को दे रहे हो कि भाई ले जा लियो हमारी तरफ से गिफ्ट, तो उसके लिए आपको घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक आपके घर वाले परमिट नहीं देंगे आपको कि भाई ये इसको दे दे, तब तक आप नहीं दे सकते हो। सेम प्रोसेस यहीं पर लागू होती है
कि आप ला तो सकते हो, ठीक है, साधारण बहुमत से, साधारण संविधान संशोधन से, लेकिन अगर आपको किसी को वापस इसको बाहर देना है, भारत के राज्य को बाहर भेजना है, या किसी अन्य देश को सौंपना है, या भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी राज्य को सौंपना है, तो उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा ही होगा। ठीक है, ये था आपके बेरोजगारीवाद 1960। हालांकि ये बेरोजगारीवाद एक बार और आएगा, उस टाइम इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझो कि जो अनुच्छेद 368 है उसका प्रयोग तभी किया जा सकता है, इसका प्रयोग तभी किया जाएगा जब किसी भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जाएगा। ये था आपके साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। अब आप वो ये बताता हूँ अनुच्छेद 368 में क्या उल्लेखित है। अनुच्छेद 368 में उल्लेख, अनुच्छेद 368 में उल्लेख, अनुच्छेद 368 में मुख्य रूप से 3 बातों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का अर्थ होता है हटाना, जोड़ना एवं परिवर्तन। क्या हो गया आपके? जोड़ना, घटाना और परिवर्तन, ये होता है आपके संविधान संशोधन में। दूसरा है, इसमें संविधान संशोधन केवल संसद कर सकती है, यानी कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को है। किसको है? संसद को है। ये हो गए आपके जो संविधान में संशोधन की उल्लेख जो है लिखा गया वो। और इसमें तीसरी बात और की गई है, अनुच्छेद 368 के तहत हो रहे संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। राष्ट्रपति के पास वैसे देखा जाए तो 3 प्रकार के जो है अधिकार होते हैं। अधिकार नंबर 1, यदि राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है किसी विधेयक को, यदि स्वीकृति दी तो वो कानून बन जाएगा। नंबर 2, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। पुनर्विचार कहीं जगह अगर खोडी लगाओ मैं बूढ़िया वह क्या करे कि छोरा ये यूँ गलत कर दियो, इन पाँचों कर या इन सही कर या सीधो कर। अगर आपने किसी भी प्रकार का गाय के लिए खूंटा भी रोपा है ना तो नहीं और ठीक नहीं लगे, इन 5 बार का 5 भाटा लगा रोप, वो होता है पुनर्विचार वाला, कि भाई एक बार आगे है उसको वापस भेजा चेंज करने के लिए, भाई इसमें आप आवश्यक सुधार करो। और तीसरा होता है आपके, वो होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट का मतलब होता है जेब और वीटो का मतलब होता है विशेष अधिकार। कोई चीज़ आई, ठीक है, मान लीजिए आपको किसी ने कुछ पैसे दिए, आपने हाथों हाथ जेब के अंदर कि वो मेरे हैं, मेरे पास रहें। वैसे ही जो राष्ट्रपति है वो पॉकेट वीटो का प्रयोग कैसे करता है? पॉकेट वीटो का प्रयोग ऐसे करता है, न तो वो स्वीकृति देता है, न वो पुनर्विचार के लिए भेजता है, न वह उसको अस्वीकार करता है, बस अपने पास पड़ा है। इसका एक बार प्रयोग किया गया है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। इसका प्रयोग उसने ना तो उसको स्वीकार किया, न पुनर्विचार के लिए लौटाया, न उसको अस्वीकार किया। यहाँ पर लिखा गया है कि स्वीकृति अनिवार्य है, यानी कि राष्ट्रपति इन 2 का प्रयोग कतई नहीं कर सकता। केवल और केवल उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, मतलब पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, पुनर्विचार नहीं कर सकता, पॉकेट वीटो का प्रयोग भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये है अनुच्छेद आपके 368 में उल्लेख। अब ये जो अनिवार्यता है, जो ये बाध्यता है, ये बाध्यता की गई है आपके 24वां संविधान संशोधन 1971 में। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत राष्ट्रपति को
राष्ट्रपति के लिए बाध्यता की गई। क्या की गई? बाध्यता, बाध्यता यानी बाउंडेशन, बाध्यता की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत हो रहे संशोधन पर अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा ही देगा। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया था आपके 24वां संविधान संशोधन 1975 में, 71 में, और ये किया था आपके पीएम इंदिरा गांधी ने। तत्कालीन समय पीएम जो थी वो थी आपके इंदिरा गांधी। ठीक है, ये तो उल्लेख होता है कि आपके अनुच्छेद 368 में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद दो और जो प्रमुख फैसले आते हैं कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो फैसले ये आते हैं कि संविधान ने कह दिया कि जो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। और ये कहा गया था आपके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। किसमें कहा था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें यह निर्णय दिया गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। अर्थात जो संसद है वो संविधान में संशोधन कहीं भी कर सकती है, कहीं भी कर ले, जहाँ टोपी पटकनी है वहाँ पटक ले, लेकिन मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। कहाँ पर संशोधन नहीं कर सकती? मूल अधिकार में। आई इंदिरा गांधी किया 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 वापस संशोधन करके कहा गया कि न्यायपालिका या यहाँ पर यह लिखा गया कि संविधान संशोधन को, किसे? संविधान संशोधन को न्यायपालिका में या न्यायालय, न्यायपालिका नहीं, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या नहीं किया जा सकता? 24 वर्ष गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद कुछ भी कर सकती है, कहीं भी संशोधन कर सकती है, पर मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 24वां संविधान संशोधन 1971 होता है और संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाने की घोषणा कर दी जाती है, प्रावधान कर दिया जाता है। उसके बाद आता है आपके केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973। इसमें जो निर्णय दिया गया वो ये दिया गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। कि संसद कुछ भी कर सकती है, कहीं भी आप अपने जो है फैसले वो कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा है या आधारभूत ढांचा, क्या बोला जाता है इसको? आधारभूत ढांचा, इसमें संसद मरे ही संशोधन नहीं कर सकती है। कहाँ पर नहीं कर सकती है? आधारभूत ढांचे या मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में प्रमुख संशोधन कौन कौन से हुए हैं। यहाँ तक यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई बिंदु जो समझ नहीं आया है या आपको समझ में अड़चन आ रही है तो आप उसको वापस कमेंट कर सकते हो कि भाई ये समझ नहीं आया है या आपको ये दोबारा समझना है।
तो मैं उसको वापस 101% दोबारा समझाऊंगा। बस यही है कि ये जो सुविधा शुरू की गई है, इस सुविधा का उपयोग उन सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए जो कंपटीशन की दुनिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करेंगे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से है, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से है, टेलीग्राम है, अदर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके द्वारा शेयर करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। अब जो प्रमुख जो संविधान संशोधन हुए हैं वो देखते हैं। प्रमुख संशोधन, बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो संशोधन आते जाएंगे उनको हम विस्तार पूर्वक आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो वर्तमान समय तक वर्तमान में या वर्तमान तक 127 संविधान संशोधन विधेयक आए। ठीक है, और 105 विधेयक पारित हुए। 105 विधेयक। अब सर आप कह रहे हो यार ये क्या, सर में खुजली हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि 127 तो संविधान संशोधन विधेयक आए हैं और 105 पारित हुए हैं। 105 पारित कैसे? मान लीजिए कि आप घर में कोई सामान लाए, ठीक है, और घर में सामान लाए, मान लीजिए आप 5,000 रुपये का, ठीक है, 5,000 रुपये का आप घरेलू सामान लाए और जब आप घर आए तब आपके घर वालों ने कहा ये तो 4,000 रुपये का ही है, या ये तो मतलब अगर आप 5,000 रुपये का सामान लाए हो और उसमें से 4,000 रुपये का ही काम का है तो आप 4,000 रुपये का यूज़ करोगे और जो 1,000 रुपये का है वो आपके वेस्टेज पड़ा रहेगा या उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार 127 विधेयक तो आ चुके हैं, 127 विधेयक तो आ चुके हैं, लेकिन 105 पारित हुए। कारण हो सकता है नंबर 1 उसको पूर्ण समर्थन नहीं मिलना, ठीक है, पूर्ण समर्थन नहीं मिलना, पूर्ण समर्थन नहीं मिलना। दूसरा होता है कि लोकसभा का भंग होना, लोकसभा का भंग होना। लोकसभा का भंग होना कैसे? जैसे मान लीजिए आपने चुनाव से कुछ समय पहले रखा और चुनाव से पहले वो भंग हो गया और चुनाव के बाद नई सरकार बन गई, तो मतई जो कतई है उसको, जो पुराने वाले जो संशोधन है उसको हाथ ही नहीं लगेगी, जो पुराना पड़ा है उसको पड़ा रहने देगी। उसके बाद होता है, तीसरा होता है लंबित, और लंबित होता है केवल और केवल राज्यसभा में। मान लीजिए राज्यसभा में कोई आया, विधेयक लाया और उसको ठंडे बस्ते में डाल के पटक दिया कहीं, इसकी जब जरूरत होगी तब उसको बाहर निकलेंगे वरना पड़ा है, वो स्थिति हो जाती है। ये होते हैं 3 प्रमुख कारण देखा जाए तो कि संविधान के 127 संविधान संशोधन विधेयक आए जबकि हुए 105 ही। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख जो संविधान में जो संशोधन हुए हैं। वो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 108वां विधेयक, 108वां विधेयक से। 108वां विधेयक आया था आपके 2008 में, जिसमें अनुशंसा की थी कि महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाए। वर्तमान समय में आपको पता है कि जो राजस्थान सरकार की जो भर्ती है आपके कांस्टेबल की, राजस्थान कांस्टेबल जो भर्ती है, राजस्थान कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को 33% जो आरक्षण था वो पूर्ण रूप से मान्य कर दिया गया है। और इस मान्यता के तहत राजस्थान सरकार द्वारा पूर्ण रूप से जो है 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ बात करें 108 विधेयक की जो पारित नहीं हुआ। उसके बाद आता है आपका 109वां विधेयक, 109वां विधेयक वो आया आपके 9 से 9 में,
2009 में। इसमें जो आपके प्रावधान किया गया था वो प्रावधान किया गया था कि SC/ST का आरक्षण विधानसभा तथा लोकसभा में 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किया जाए। और ये आपके पारित हो गया। क्या हो गया? पारित हो गया। और पारित होकर ये बना आपके 55वां संविधान संशोधन 55वां संविधान संशोधन। कौन सा 55वां संविधान संशोधन बना? तो 109वां जो विधेयक आया था 2009 में वो पारित होकर जो आरक्षण का जो मुद्दा था वो बढ़ गया। और इसके तहत इसमें एक और प्रावधान था आंग्ल भारतीय मनोनयन। क्या बढ़ाया गया? आंग्ल भारतीय मनोनयन। और ये आपके लागू हुआ 26 जनवरी 2010 से। अब ये है क्या? आरक्षण वाला क्या है? 60 वर्ष क्या है? 70 वर्ष क्या है? 65 वर्ष क्या है? ये आंग्ल भारतीय क्या है? तो ये है जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्या है? 26 जनवरी 1950 को जब भारत का जो संविधान लागू हुआ था उस समय निर्णय दिया गया कि जो SC/ST को जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा। कितने वर्षों के लिए? SC/ST आरक्षण 10 वर्ष। SC/ST आरक्षण 10 वर्ष हेतु। कितने वर्ष हेतु? तो 10 वर्ष हेतु। और 10 वर्ष हेतु 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन संसद में किया जाएगा। ये प्रावधान किया आपके SC/ST आरक्षण और जो है आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का। ये किया गया था आपके 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को 10 वर्ष के लिए किया गया, यानी कि 1960 में। और 1960 में ऐसे 10 वर्ष बढ़ाते गए। और बात आई 2009 की। विधेयक आया 109 जो लागू हुआ 95वें संविधान संशोधन के रूप में। इसके तहत बढ़ाया गया, यानी कि तत्कालीन समय में 10 वर्ष बढ़ाया गया। और अब अगर 1950 में अगर 60 वर्ष जोड़ा जाए तो कितने होते हैं? तो 60 वर्ष जोड़ा जाए तो होता है आपके 1950 में 60 जोड़ा जाए तो आपके होता है 2010। और अगर 1960 में अगर आप 70 जोड़ दो तो होते हैं आपके 2020। कितने होते हैं? 2020। तो ये आरक्षण किया गया आपके जनवरी 2020 तक के लिए। कहाँ तक के लिए किया गया आरक्षण? 2020 तक के लिए। 26 जनवरी 2010 को पारित हुआ और 2020 तक के लिए प्रावधान किया गया। क्या किया गया? 2020 तक के लिए प्रावधान किया गया। ठीक है, मैं यहाँ पर एक साइड में लिखता जाऊँगा कि भाई कौन सा संविधान संशोधन पारित हुआ और लागू हुआ। ठीक है, आपके पारित हुआ 95वां 2010 और SC/ST आरक्षण प्लस आंग्ल भारतीय मनोनयन। ठीक है, उसके बाद आता है आपके 110वां विधेयक। कौन सा? 110वां विधेयक। और 110वां विधेयक आता है फिर से आपके 2009 में। इस बार इसने पंचायती राज में 50% महिला आरक्षण की बात की थी, जो पारित नहीं हुआ। आप ये ध्यान रखना, पहले तो आया देख लोग, ये जो है 108वां विधेयक महिलाओं के आरक्षण के लिए 33% पारित नहीं हुआ। फिर 2009 में आया पंचायती राज में 50% महिलाओं का आरक्षण, पारित नहीं हुआ। अभी एक और आएगा जो नगरीय निकाय में 50% महिला आरक्षण है, वो भी पारित नहीं होगा। ये जो महिला आरक्षण से संबंधित जितने भी आ रहे हैं, विशेष रूप से इन बातों पर ध्यान दिया जाए कि ये जो आरक्षण वाले हैं ये पारित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 110वां हो गया 2009 में। उसके बाद बारी आती है आपके
111वां। इधर हुआ आपके 95 संविधान संशोधन जो है वो लागू हो गया है। टोटल 127 और पारित हुए 100, लागू हुए 105। उसके बाद 110 के बाद आता है आपके 111वां। कौन सा आता है? 111वां। ये आता है 2009 में और इसमें उल्लेख किया गया है सहकारिता को संवैधानिक दर्जा। सहकारिता को संवैधानिक दर्जा, इस बात का उल्लेख कौन सा संविधान संशोधन करता है? 111वां विधेयक जो पारित हुआ। 111वां पारित होकर बना आपके 97वां संविधान संशोधन। कैसे हुआ? 97वां संविधान संशोधन। और ये पारित कब हुआ आपके? ये पारित हुआ है आपके 2012 में, 2012 में। और इसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया, भाग जोड़ा गया, भाग 9B। अब आप ये मुझे बताओ कि जब मैंने आपको भारतीय संविधान के जो भाग बताए थे, ठीक है, उस भाग में 9B आया था कि नहीं आया था? सबसे पहला प्रश्न यही है, आया था कि नहीं आया था? अगर आया था तो उसमें क्या उल्लेख था, ये बताओ आप। आया था, और इसके तहत सहकारी जितनी भी संस्था है, सहकारी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अर्थात 97वां संविधान संशोधन लागू हुआ 2012 में और भाग 9B बनकर सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब ये बात, ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार सर आपने यहाँ 95 लिखा, यहाँ 97 लिखा है, 96 कहाँ गया? नहीं छोरा को भाई सब्र करो ज़रा। तो उसके बाद आता है आपके, ये लिख रहा हूँ संविधान संशोधन के विधेयक है ना, ठीक है, सीक्वेंस आप ध्यान रखना कि 110 लिखा, फिर 111, फिर 112। और जो लागू हो रहे हैं, जो पारित हो रहे हैं, मैं उनके विशेष रूप से उनके नीचे लिख रहा हूँ कि कौन सा है जो पारित है हुआ। फिर आपके आता है 112। 112 आता है आपके 2009 में, 2009 में। इसमें आपके है जो नगर पालिका है, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात होती है। नगर पालिका, ये भी आपके पारित नहीं होगा। नगर पालिका में 50% महिला आरक्षण, ये पारित नहीं हुआ आपके। लोकसभा होगी भंग। क्या होगी? लोकसभा भंग। चुनाव हो गए फिर लोकसभा भंग, इसलिए ये भी पारित नहीं हुआ। उसके बाद आता है आपके 113वां। 113वां विधेयक है वो आपके 2011 में आया, 2011 में आया। इसके तहत उड़िया का नाम बदलकर, उड़िया का इसमें प्रावधान था, उड़िया का नाम बदलकर ओडिया किया जाए, ओडिया किया जाए। ये साधारण बहुमत वाली बात है, तो ये पारित होकर बन गया 96वां संविधान संशोधन, 96वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये हो गया 95 के बाद हो गया 96वां होता है आपके 2011 में, 2011 ओडिया ना, ठीक है। उसके बाद होता है आपके 97वां, ये होता है आपके 2012, और इसमें आपके प्रावधान किया गया सहकारी संस्था। क्या प्रावधान किया गया? सहकारी संस्था भाग 9B, ठीक है। उसके बाद आता है आपके 114वां विधेयक। 114वां विधेयक है वो 114वां विधेयक आता है आपके 2011 में। कब आता है? 2011 में। इसमें प्रावधान किया गया था कि जो जितने भी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम प्रणाली है। कॉलेजियम प्रणाली को हटाकर न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाए। क्या की जाए? न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाए।
ये भी पारित नहीं हुआ, पारित नहीं, कारण लोकसभा भंग, लोकसभा भंग। न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है? तो न्यायिक नियुक्ति आयोग ये है कि जितने भी भारत में जो है मुख्य न्यायाधीश, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रणाली होती है, कॉलेजियम प्रणाली। उस कॉलेजियम प्रणाली को में जो क्या होता है वो होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद क्या होता है? तो भाई भतीजावाद ये होता है कि जैसे भाई बाप का जो है, जैसे मान लीजिए अपने कोई पिता है, उसके पिता का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे एक फ्लो चलता है और वो जज बनते जाते हैं, जज बनते जाते हैं। जैसे अपने वर्तमान समय में देखा जाए तो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, ये न्यायिक जो कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं है। तो जैसे अपने वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है आपके DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। उससे पहले इनके पिता बने थे YV चंद्रचूड़, एक बार जो बने थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और उनके बाद वर्तमान समय में अगर उनके बेटे DY चंद्रचूड़ बनते हैं तो इससे यही अर्थ निकाला जा सकता है कि भाई भतीजावाद चल रहा है, बाप बना पहले, फिर उसका बेटा बन रहा है, फिर उसका बेटा बन रहा है, फिर उसका बेटा बन रहा है। उस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त किया जाए, इसके लिए ये प्रावधान किया गया कि भाई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए, जिसमें जो है जो सत्ता अधिकारी है उनकी जो प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। और यदि वो भागीदारी नहीं लेते हैं और अगर आप चुपचाप खुद जो है वो अपने आप जिसको मन किया उसको आप बना रहे हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप एक तरफा शासन कर रहे हो। इसीलिए जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की बात की गई थी, जो लोकसभा के भंग होने के कारण पारित नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद आता है अगला आपके 115वां संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा? 115वां संविधान संशोधन विधेयक। एक 115वां संविधान संशोधन विधेयक कौन सा? 115वां संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक 115वां संविधान संशोधन विधेयक आया आपके 2012 में। इसमें प्रावधान था GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST लागू करना। ये लाई थी आपके कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, ये लाई थी आपके, कौन लाई थी? कांग्रेस गवर्नमेंट, जो पारित नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? पारित नहीं हुआ। आपको एक विशेष बात बताऊं कि जो वर्तमान में आधार कार्ड चल रहा है ना, आधार कार्ड, मेरा आधार मेरी पहचान, जिसके ऊपर लिखा होता है, जिसके ऊपर 12 डिजिट होते हैं, उसको लाने का जो सबसे पहले जो प्रयास किया था वो किया था आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट ने। और सबसे ज़्यादा जिसने विरोध किया था वो किया था BJP दल ने। वर्तमान समय में जब जैसे ही पहले इसको लाने का प्रयास किया था आपके कांग्रेस ने, उसके बाद आगे आपके सामने बीजेपी ने इसका विरोध किया कि नहीं, ये आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए, एक आधार में सारे डेटा आ गए तो सारे डेटा लीक हो जाएगी, ये हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढेंगड़ा हो जाएगा, और उन्होंने पारित नहीं होने दिया। जैसे ही गवर्नमेंट बनी बीजेपी की, ठीक है, बीजेपी के पास था पूर्ण बहुमत, करो आधार कार्ड को पारित। और वर्तमान समय में आधार कार्ड जो हर जगह काम आने लग गया है। ये सोच तो कांग्रेस की थी, लेकिन बीजेपी ने पास नहीं होने दी, और जैसे बीजेपी सत्ता में आई उसने क्रेडिट खुद ले लिया। ये 2015 में GST लागू करने की कोशिश की गई थी। 2012 में 115वां संविधान संशोधन के तहत जो पारित नहीं हुआ था। उसके बाद आता है आपके 116वां विधेयक संशोधन, 16वां संविधान संशोधन विधेयक। 116वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, उसमें एक प्रमुख पद आता है लोकपाल का। लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देना, संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। अगर ये बिल अगर पारित हो जाता है और अगर लोकपाल की वर्तमान हालांकि नियुक्ति है, जिसके लिए अन्ना हजारे जो महाराष्ट्र के जो प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था मराठाओं को लेकर कि भाई लोकपाल बिल पारित होना चाहिए। और जो भारत में
जो ये जो ऐसी जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक कोई स्थायी जो होनी चाहिए वो संगठन होना चाहिए। अन्ना हजारे के प्रयासों के बाद लोकपाल को जो है लोकपाल का गठन किया गया और उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 2012 में एक विधेयक लाया गया लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। हालांकि जितना सोचा था ना, जब ये लोकपाल बिल जो आया था उस समय लगभग सभी ने सोचा था कि हाश अब भ्रष्टाचार खत्म होगा, अब जो करप्शन है वो खत्म होगा। लेकिन वर्तमान समय की दृष्टि से आप देख रहे होगे किस ठंडे बस्ती में पड़ा है किसी को मालूम नहीं है। उसके बाद आता है आपके 117वां विधेयक। 117वां विधेयक ये आता है आपके 2012 में। कब आता है? 2012 में। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 16(4) में संशोधन कर सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हटाकर पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हटाकर जनसंख्या के अनुपात में SC/ST को आरक्षण दिया जाए। यानी कि जो भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद 14 है जिसके तहत आप नौकरी लग रहे हो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जिसमें नौकरियों का प्रावधान किया गया, उसमें प्रावधान किया गया है कि भाई जो सरकारी नौकरी में जो SC/ST जो पिछड़ा वर्ग है ना, उसके लिए एक पर्याप्त जो शब्द है कि भाई इतनी, जैसे मान लीजिए अगर 100 सीट आई है तो 100 में से 30 जो है वो SC/ST के लिए रिजर्व कर दी जाती है। इसके बाद और सुनिए, 30 सीट रिजर्व कर दी है, ठीक है। मान लीजिए कि 100 जो पदों के लिए कांस्टेबल पर पद के लिए भर्ती आई है, कितने पदों के लिए? 100 पदों के लिए। उसमें से 30 तो आपके ये आरक्षण का चला गया, पीछे बची 70 सीटें। कितनी बची सीटें? 70 सीटें, ठीक है। 70 में से मान लीजिए ये जो आरक्षित सीट है, इन आरक्षित सीटों पर केवल और केवल 25 जनों का सिलेक्शन हुआ। कितने जनों का सिलेक्शन हुआ? 25 जनों का। यानी कि 70 और 25 कितने हो गए आपके? 95, ठीक है। 95 जनों का सिलेक्शन हो जाता है। मान लीजिए 95 जनों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। आपने कहा हो गया सर, तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि ये तो हो गई 2022 की भर्ती, ठीक है। मान लीजिए 2023 में एक बार भर्ती आती है, नई भर्ती आती है, उसमें वापस 100 सीट आती है। तो इस बार जो है ना, जो आरक्षण की जो सीट है वो 30, ये 30 तो मिलेगी। इसके अलावा 5 और मिलेगी। कितनी मिलेगी? 5 और मिलेगी। कैसे 5 कैसे है कि भाई 70 तो 30% आरक्षण था ही था, 5 सीटें वो मिलेगी जो पिछली बार खाली रह गई थी। यानी कि 30 में से 25 जने सेलेक्ट हुए थे, 5 जने नहीं हुए थे। अब इस बार जो सिलेक्शन का जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ गया, हो गया 35%। यानी कि अब इस बार होगा 35 जनों का सिलेक्शन। चलो मान लीजिए 35 जनों का सिलेक्शन हुआ, पीछे बची सीटें 65 ये सिलेक्ट हो गए। और इसमें जो मान लीजिए आपके 28 ये सिलेक्ट हो गए। कितने सिलेक्ट हो गए? 28। तो ये हो गए 8 5 13 और 1 क्या हासिल, 6 और 1 7 और 2 9। मान लीजिए 93 सीट है। इस बार सीटें खाली कितनी रह गई? सीटें खाली रह गई 7। इस बार 2024 में फिर भर्ती आई, फिर 100 सीट आई। इस बार जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़कर हो गया 37। कैसे? तो ये 7 पीछे रह रही। तो ये जो 7 क्या है? तो ये है जो पीछे रह रही थी जो सीटें, ये है प्रणाली, से कहा जाता है बैकलॉग। कैसी प्रणाली? बैकलॉग। यानी कि उन सीटों को भी लॉक करो जो पहले जिसमें से हमारे बंदे सेलेक्ट नहीं हुए, वो भी आरक्षण मिल रहा है। 30% ये आरक्षण मिल रहा है, प्लस उसके साथ साथ बैकलॉग और मिल रहा है।
फिर भी इनको चाहिए कि हमें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। जैसे मान लीजिए हमारी जनसंख्या 1000, तो 1000 की जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण दिया जाए, जिसका प्रावधान करने के लिए विधेयक लाया गया, लेकिन ये विधेयक पारित नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। पारित नहीं हुआ क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा में है, लंबित है, राज्यसभा में लंबित है। राज्यसभा में लंबित कैसे है? कि ये राज्यसभा में अभी भी पड़ा है, इसको कभी भी चाहे तो पारित कर सकते हैं, लेकिन इसको पारित किया गया नहीं है और ये अभी भी राज्यसभा में पड़ा है। ठीक है, अब आप समझे कि भाई बैकलॉग क्या होता है और ये जो आरक्षण है वो कैसे इनको मिलता है और कैसे बैकलॉग सिस्टम लागू होता है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। इसके बाद अपना अगला जो संविधान संशोधन आता है, विधेयक आता है, वो आता है आपके 118वां विधेयक। कौन सा विधेयक? तो 118वां विधेयक। 118वां विधेयक आपके आता है 2013 में। कब आता है? 2013 में। ये क्या बात करता है? तो ये बात करता है आपके कर्नाटक राज्य के लिए। कर्नाटक राज्य हेतु विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। और कर्नाटक में भी कौन सा? तो कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र, कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र। और ये आपके 58वां संविधान संशोधन के रूप में पारित होता है। 58वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? तो ये होता है आपके 58वां संविधान संशोधन के रूप में पारित हो जाता है, जिसका उल्लेख आपके किया गया है। 58वां संविधान संशोधन ये होता है आपके 58वां, पारित हुआ आपके 2013 में। प्रावधान है कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र, कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आता है आपके 118वें विधेयक के बाद आता है आपके 119वां विधेयक। कौन सा विधेयक? 119वां। 119वां आया आपके 2013 में। कब आया आपके? 2013 में। ये 119वां जो विधेयक है ना, ये 2 बार आया है। 2013 में तो लाई थी आपकी कांग्रेस। कौन लाई थी? कांग्रेस। और 2015 में लाई है आपके बीजेपी। और ये पारित होता है आपके 100वां संविधान संशोधन बनता है। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन। कौन सा विधेयक बनता है? ये आपके बनता है 100वां संविधान विधेयक। आप ये कह रहे हो यार 100वां संविधान संशोधन सीधा लिखा दे, कुछ लिखा ही नहीं। इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो है गांव, उन गांवों की गई अदला बदली। क्या की गई? गांवों की अदला बदली, गांवों की अदला बदली। किसके साथ? तो भारत और बांग्लादेश के साथ, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य गांवों की जो अदला बदली की गई, वो की गई आपके संविधान 100वां संविधान संशोधन के तहत, जो 119वां संविधान संशोधन के तहत 2013 में आया, जिसको 2013 में कांग्रेस ने रखा, 2015 में बीजेपी ने रखा। और इसके तहत गाँव की हुई अदला बदली। गाँव की अदला बदली कैसे? कि भाई गाँव अंदर तो ले सकते हैं, आपने अंदर तो ले लिए, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई विशेष 368 की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि आप अंदर वाले को बाहर भेज रहे हो तो उसके लिए संविधान में होता है संशोधन, और वो होता है अनुच्छेद 368 के तहत, और वो हुआ आपके 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके बाद भारत जो 51 जो डचियाँ थी, 51 जो डचियाँ थी, 51 जैसे डचियों को आप मान लो गांव, जो 51 जो डचियाँ थी वो तो ली भारत ने, और 151 डचियाँ दी गई बांग्लादेश को। और उसके बाद किया गया सीमा का सुलझाना। ठीक है, ये था आपके 119वां विधेयक। आप कह रहे हो सर 98वां हो गया, ये डायरेक्ट 100वां, ये 99 कहाँ गया बीच में? तो ये 99 यहाँ गया कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था बेरूबारी वाद। कौन सा वाद? बेरूबारी वाद 1960, बेरूबारी वाद 1960। इसमें यह निर्णय दिया गया था कि किसी भी भारतीय क्षेत्र को बाहर भेजना है, किसी भी भारतीय क्षेत्र को बाहर भेजना है,
तो उसके लिए संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना आवश्यक है। लेकिन आप ये नहीं सोच पा रहे हो क्या, या आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बेरोजगारीवाद ही कैसे है। जैसे केशवानंद भारती बनाम भारत संघ आ गया और पंजाब राज्य आ गया और केरल राज्य आ गया, और जो विवाद होते हैं उसमें बनाम शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर वाद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वाद शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है एवं इसके लिए बनाम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये किया गया उल्लेख। और राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह एवं सहायता मांग सकता है, इसका उल्लेख करता है आपके अनुच्छेद 143 143। ठीक है, इसका उल्लेख कौन करता है? 143 अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। हालांकि जो प्रेमी बंधु है उनका संबंध इससे होता है कि आई लव यू, तो ये राष्ट्रपति कह रहा है इसको सुप्रीम कोर्ट को कि आई लव यू 143, अर्थात सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सलाह एवं सहायता मांग सकता है, उसके लिए वाद शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप बोर हो रहे हैं इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो ध्यान है वो यही रहेगा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या करते हैं? लव करते हैं, इसीलिए किया गया है 143 आई लव यू। ठीक है, ये किया गया आपके राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मध्य आपसे जो सलाह एवं सहायता मांगने का जो प्रावधान है वो, उसके तहत किसी भी प्रकार के बनाम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये हो गया आपके 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूं कि 100वां संविधान संशोधन क्या था? 99 की जगह छोड़ गए 100वां। ये हुआ था आपके 2015 में लागू हुआ था। इसके तहत गाँवों की अदला बदली क्या है? ये अदला बदली की गई किसके बीच? तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच। भारत एवं बांग्लादेश। आपको एक मज़ेदार जानकारी दूं, ये जो बांग्लादेश है ना, इसको आज़ाद कराने वाले हम ही हैं। आई मीन टू से इंडिया। सन दिनांक 16 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने, इंदिरा आयरन लेडी जिसे कहा जाता है, वर्तमान समय में जो गंदी राजनीति है उससे अगर दूर माना जाए तो ये एक ऐसी महिला थी जो महिला होने के बावजूद भी शासन चला रही थी। ठीक है, और आज के समय में महिलाओं को चूल्हे चौके से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, अर्थात वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। उस समय ये महिला इंदिरा गांधी राष्ट्र का निर्माण कर रही है। 16 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने बांग्ला भाषा के आधार पर, बांग्लादेश का निर्माण किया। ये आपके आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी जिसने किया था। एक तो ये अपने इंडिया है, भारत है, यहाँ तो पाकिस्तान से घोचा कर रहा है, और यहाँ ये पाकिस्तान के दो भाग थे, ये था पश्चिमी पाकिस्तान, ये था पूर्वी पाकिस्तान। इधर से पूर्वी पाकिस्तान हमला कर रहा है, इधर से पश्चिमी कर रहा है, पूर्व से पश्चिम से दोनों से निपटारा नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी ने एक जो उस समय 1971 का जो युद्ध हुआ था, उस 71 के युद्ध में लगभग 12,000 बांग्लादेशी सैनिकों ने सरेंडर किया था। कितने? 12,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने सरेंडर किया था। और इस तरफ देखो जो बॉर्डर फिल्म बनी हुई ना, वो उसी 1971 में बनी हुई है, जहाँ पर 120 जवान रेजिमेंट के 120 जवानों ने जो सामने जो टैंकें थी, जितनी संख्या में भारत में सैनिक थे, जितनी संख्या में भारत में जवान थे,
उससे कई ज़्यादा तो उनके पास हथियार थे, उनके पास सेना तो लगभग ये मान लो कि आप 4:1 में थी, जहाँ पर 1 था वहाँ पर सामने 4 थे, यहाँ पर 1200 थे, मतलब यहाँ पर 120 थे तो वहाँ पर 1600 की पूरी बटालियन थी। फिर भी हमने उनको हरा दिया और उनको जीतने नहीं दिया, और इस तरफ जो 12,000 जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको सरेंडर करवाया, उनको घुटनों पर बिठाया। ये करवाया था आपके प्रधानमंत्री थी तत्कालीन समय में इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी ने तत्कालीन समय में घोषणा की 16 दिसंबर 1971 को कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश है, और बांग्लादेश आज से नया राष्ट्र घोषित। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का कनेक्शन हुआ कट, और एक तरफ बन गया पूरा पाकिस्तान, एक तरफ बन गया पूरा बांग्लादेश। ये काम किया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जो वो तत्कालीन समय की महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता था। और वर्तमान समय में देखा जाए तो इससे, वर्तमान समय की अपेक्षा देखा जाए तो इंदिरा गांधी वाकई में काबिल तारीफ थी। अगर किसी भी प्रकार मतलब किसी भी महिला को यदि आगे आने का मौका मिले तो मेरी यही अनुशंसा रहती है, यही उनसे यही गुजारिश रहती है कि यदि आपको मौका मिले तो आप मौके का फ़ायदा उठाओ। आपको आगे आने का मौका दिया है, आपको बोलने का मौका दिया है तो आप बोलो, ठीक है। आपको आगे आने का मौका दिया तो आप आगे आओ। अगर आपको पढ़ने का मौका दिया तो आप पढ़ो, आप सिलेक्शन लो, और सिलेक्शन लेके देखो कि आज की महिला किसी से भी कम नहीं है, आज की नारी सब पे भारी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके जो 120वां संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक? 120वां संविधान संशोधन विधेयक। ये तो 119वां जो बेरोजगारीवाद था 100वां संविधान संशोधन के रूप में लागू हो गया। उसके बाद आता है आपके 120वां संविधान संशोधन, 120वां संविधान संशोधन। ये आता है आपके 2013 में, ठीक है। कब आता है आपके? ये आता है आपके 2013 में, जो आपके संबंधित है लोकसभा के भंग होने के कारण ये पारित नहीं हो पाया था। इसमें कहा गया था कि जो हाईकोर्ट, क्या हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु, कौन सी आयु? सेवानिवृत्ति आयु जो 62 वर्ष है, 62 वर्ष से बढ़ाकर, देखा यहाँ पर बात है ना आयु, न्यायाधीशों की आयु, उसको बढ़ाने के लिए भी संशोधन किया जा रहा है। और मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो आपको आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन लेना ही पड़ेगा। 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए, 65 वर्ष की जाए, जो भी पारित नहीं हुआ। कारण लोकसभा भंग। कारण क्या था? लोकसभा हो गई भंग। उसके बाद आता है आपके 121वां संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक? 121वां संविधान संशोधन विधेयक, जो आपके आया 2013 में आ गया था, लेकिन 2014 में आप मानो 2014 में ये विधेयक आया। इसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? जो अभी कैंसिल हुई थी न्यायिक नियुक्ति आयोग, वो अभी यहाँ पर गठित हो रही है। न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना, न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो प्रावधान है उसको लागू कर दिया गया। ये आपके जो आया है प्रावधान, ये प्रावधान आया आपके, ये पारित हुआ है आपके 31 दिसंबर। कब हुआ है? 31 दिसंबर 2014 को। कब हुआ? 31 दिसंबर 2014 को पारित हुआ और लागू हुआ आपके 15 जनवरी 2015 को। ये लागू हुआ आपके 99वां संविधान संशोधन। कौन सा? 99वां संविधान संशोधन। अब आपके आगे है 99वां, ये लागू हुआ आपके 2015 में। इसमें विशेषता दी गई न्यायिक नियुक्ति आयोग। कौन सा आयोग? तो आपके आता है न्यायिक नियुक्ति आयोग।
न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब विशेष बात ये है इसमें विशेष बात ये है कि जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ था। अब सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ और ये पारित हो जाए, मामला गड़बड़ है, सेट बैठ नहीं रहा है। तो सेट नहीं बैठ रहा तो क्या करो, खारिज कर दो। क्या कर दो, रद्द कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अक्टूबर, कितने अक्टूबर, 16 अक्टूबर 2015 को पूर्णतया रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 31 दिसंबर को तो आपके आया है, पारित हुआ है, 15 जनवरी को लागू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ठोका बहन दो, हमारे खिलाफ बोल रहे हो आप। इसने किया 16 अक्टूबर 2015 को, इसको कर दिया पूर्णतया रद्द। क्या कर दिया, पूर्णतया रद्द कर दिया गया। अब रद्द कर दिया गया तो ये 99वां जो संविधान संशोधन है, जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, वो लागू नहीं हुआ और पूर्णतः रद्द कर दिया। ये बन गया आपके भारतीय संविधान का रिकॉर्ड। भारतीय संविधान का एकमात्र संविधान संशोधन जो पूर्णतः रद्द हुआ, भारतीय संवैधानिक इतिहास का एकमात्र संशोधन जो पूर्णतया रद्द हुआ। पूर्णतः क्या हुआ, भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद ऐसा है जो पूर्ण तरीके से रद्द कर दिया, वो है आपके 99वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था 2015 में। और ये रद्द कब हुआ, आपके रद्द हुआ 16/10/2015 को, 16 अक्टूबर 2015 को ये क्या हो गया, पूर्ण तरीके से रद्द। ये क्या था, तो ये था न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या था कि न्यायिक नियुक्ति आयोग में कॉलेजियम प्रणाली, जिसमें वो मैं उच्चतम न्यायालय आएगा तब विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन अभी मोटे मोटे रूप में आपको बता दूं कि उच्चतम न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रणाली का प्रावधान किया जा रहा था, न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का, वो जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला दिया गया कि न्यायिक जो जजों की जो नियुक्ति होगी, वो जजों की नियुक्ति हमारे इच्छा अनुसार ही होगी। ये आपके न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसको हम पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। इस न्यायिक नियुक्ति आयोग में होते फिर प्रधानमंत्री, फिर विपक्ष के प्रमुख नेता, उसके अलावा गृह मंत्री, उसके अलावा कैबिनेट मंत्री और उसके अलावा जो वरिष्ठ जो अन्य जो न्यायाधीश है, उनको लेकर ये न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जा रहा था। लेकिन इसको उन्होंने पूर्णतः क्या कर दिया, रद्द कर दिया। रद्द कर दिया से ये साबित होता है कि संसद से भी हैवी कौन है, संविधान की न्याय प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वो संसद से ऊपर है। ये हो गए आपके 100 पूरे संविधान संशोधन विधेयक हो गए आपके 120। अब बारी आती है आपके 121 हो गए। अब बारी आती है आपके 122 की। किसकी बारी आती है, 122 की। 122वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक, 122वां जो संविधान में जो संशोधन विधेयक है, वो आपके आया था 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और इसकी जो विशेषता थी जीएसटी। क्या थी विशेषता थी जीएसटी। और ये जो लागू हुआ वो बना था 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अलग इकोनॉमी का टॉपिक है। जो आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो उसमें आपको सह विस्तार से समझाया जाएगा कि जो भारतीय संविधान में जो संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन, उसके तहत किया गया आपके जीएसटी का प्रावधान। ये आप बारी आती है आपके 101वां संविधान संशोधन 2017 और जीएसटी लागू।
इसको हालांकि 2012 में कांग्रेस सरकार लाने की प्रयास किया था, लेकिन उस समय ये ला नहीं पाई थी, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने 2017 में लाकर जीएसटी को लागू कर दिया है। उसके बाद बारी आती है आपके 123वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 123वां। 123वां जो संविधान संशोधन है वो आया है आपके 2018 में। कब आया? 2018 में। इसके तहत राष्ट्रपति केंद्र की या केंद्र के मतानुसार या केंद्र के मतानुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगे। किसका गठन करेंगे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का गठन करेंगे, और ये 102वां के रूप में लागू हो गया 2018 में। इसके तहत आपके भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? तो वो जोड़े गए 338B व 342A, जिसमें SC ST और OBC से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं। ये जब मैं आपको राष्ट्रपति समझाऊंगा उससे मैं बताऊंगा कि जो ये 338B क्या है और 342A क्या है एवं इसमें किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। अर्थात ये बन गया आपके 102वां संविधान संशोधन। और 102वां संविधान जो संशोधन है वो पारित हुआ आपके 2018 में। तो मैं लिख सकता हूँ 102वां 2018, और ये है आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। कौन सा आयोग? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया कि 338B और 342A, 338B एवं 342A। उसके बाद आता है आपके 124वां संविधान संशोधन। कौन सा? 124वां। यह आता है आपके 2018 में। कब आता है? ये आता है आपके 2018 में। आना तो 2018 में था, लेकिन 2018 में आ रहा था 2018 में लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में नहीं है। अगर ये 2019 में आया आपके राज्यसभा में। कहाँ आया? राज्यसभा में। और ये पारित होकर बना 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान कौन सा बना? तो ये बना आपके 104वां संविधान संशोधन। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया EWS। क्या प्रावधान किया गया? EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है उनको सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण, 10% का आरक्षण। कितने परसेंट का आरक्षण? 10% का आरक्षण दिया जाएगा। कितने परसेंट का आरक्षण दिया जाएगा? तो 10% का। EWS सरकारी नौकरी में 10% का क्या दिया जाएगा? 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये था आपके 104वां संविधान संशोधन। सॉरी, 103वां संविधान संशोधन है, मैंने 104 गलती से लिख दिया। यह था आपके 103वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ EWS के रूप में। किस रूप में पारित हुआ? EWS के रूप में पारित हुआ। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके ऊपर। ये हो गया आपके 103वां 103वां है 2019 EWS 10% आरक्षण। कितने परसेंट आरक्षण है? तो 10% आरक्षण। 124 हो गए। अब पीछे बचते अपने 125, 26 और 27। उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आता है आपके जो 125वां जो विधेयक है वो वर्तमान समय में लंबित पड़ा है। और वो जो लंबित जो पड़ा है वो पड़ा अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा है? 125वां जो आया आपके 2019 में। 2019 में ये आपके अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अर्थात अनुसूचित क्षेत्र में जो अलग से आयोग की स्थापना की जाए, अनुसूचित
क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु आयोग की स्थापना की जाए। आयोग की स्थापना की जाए। आयोग से वित्त आयोग की स्थापना की जाए। किसकी? वित्त आयोग की। ये अभी राज्यसभा में है, जो पारित नहीं हुआ है, कारण है लंबित। क्या है? ये राज्यसभा में आपके लंबित पड़ा है। उसके बाद बारी आती है 126वां 2019-2020 में। कब होता है? 2020 मैच खेला गया था। कब खेला गया? तो ये 2020 मैच खेला गया आपके 126वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें जो है SC/ST का लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण 10 वर्ष हेतु बढ़ाया गया। 10 वर्ष हेतु बढ़ाया गया। यानी कि यहाँ पर कितना था? जो आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ाया गया 70 वर्ष, यहाँ बढ़ा दिया गया, अब हो गया 80 वर्ष। यानी कि अब ये हो गया आपके 30 जनवरी 2030 तक। इसको मैं यहाँ लिख दूँ 104वां 2020 SC/ST आरक्षण जनवरी 2030 तक। जनवरी 2030 तक 80 वर्ष। विशेष बात यह है, आंग्ल भारतीय मनोनयन नहीं बढ़े। आंग्ल भारतीय जो मनोनयन है वो बढ़ाया नहीं गया। बढ़ाया नहीं गया अर्थात इसका मतलब यह है कि उसको रद्द कर दिया, रद्द भी नहीं किया। तो क्या किया है? उसको रद्द नहीं करके उसको नहीं बढ़ाया गया। यानी कि अगर उसको लगता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए वो अभी वहाँ पर पड़ा है, लंबित पड़ा है। अब ये जो आपके सामने ये बार बार आरक्षण आ रहा है कि सर ये आरक्षण है क्या, ये आरक्षण क्या है? तो आरक्षण का बारे में बता तो दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में अनुच्छेद कौन से है। तो इसके बारे में अनुच्छेद आते हैं आपके 5। अनुच्छेद 330, 331, 332, 333, 334। 330 में है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में SC/ST को आरक्षण। किसको आरक्षण? लोकसभा में SC/ST को आरक्षण। 331 राष्ट्रपति द्वारा, मैंने एंग्लो इंडियन के बारे में तो आपको बता ही रखा है, राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन उनका चयन, उनको मनोनीत करना का मनोनयन। 332 में सेम प्रोसेस, विधानसभा में SC/ST आरक्षण। ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपका विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन ठीक है। उसके बाद 334 में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, 331, 332 एवं 333 के प्रावधान आगामी 10 वर्ष तक लागू रहेंगे।
इसका प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में सिर्फ यही आरक्षण था तत्कालीन समय में कि जो पॉलिटिशियन है, जो SC ST वर्ग से आते हैं, उनको केवल 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया जाए, जो बार बार बढ़ते गए 95वां संविधान संशोधन 2010 के तहत किया गया, 10 वर्ष बढ़ाकर यानी कि 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया और 2020 आई जनवरी 2020। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में, 26 जनवरी को लागू हुआ, 26 जनवरी 2020 को लागू, और SC ST का जो आरक्षण है वो जनवरी 2030 तक 10 वर्ष और बढ़ाकर 80 वर्ष हेतु किया गया। लेकिन विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य यह है कि यहाँ पर जो आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन है, जो आंग्ल भारतीयों का मनोनयन है उसको नहीं बढ़ाया गया है। क्यों उसको नहीं बढ़ाने का प्रमुख कारण तो ये है कि भाई जो 2 सीटें हैं वो 2 एंग्लो इंडियन खा रहे हैं। और एंग्लो इंडियन क्यों खा रहे हैं? एंग्लो इंडियन का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की जो नीति थी वही लागू हो रही थी, तो उसको नहीं बढ़ाया गया। अगर जरूरत पड़ती है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये उल्लेख है आपके 104वां जो संविधान संशोधन है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 330, 331, 332, 333 एवं 334। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपनी इस क्लास की आखिरी पंक्ति की तरफ, और आखिरी पंक्ति ये कहती है कि 104 तो हो गए, 105वां जो 105वां जो है वो संविधान संशोधन आपके होता है 127वां, या सीधा ही लिख दूं मैं आपको 105वां 127वें के रूप में, 127वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। विशेषता तो आप समझ गए ना कि 105 तो संविधान पारित होकर लागू हो गए और 127 संविधान संशोधन अब तक विधेयक जो है वो संसद में रखे जा चुके हैं, और उनमें से लागू कितने हुए वो है 105। इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के लिए जो है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के जो सूची तैयार करेगा। अर्थात ये आपके 2021 लेटेस्ट है कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार हेतु सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग OBC की सूची अधिसूचित करेगा। क्या करेगा? सूची अधिसूचित करेगा, जिसके लिए भारतीय संविधान में प्रमुख अनुच्छेद जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे 342A। कौन से? 342A। 342A के अलावा जोड़ा गया आपके 338B, आपके वो ये भी है इसमें, और इसमें कुछ संशोधन किया गया था। वो जब मैं आपको ये राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है जो OBC है, हालांकि मैं ये जब राष्ट्रपति पढ़ूंगा उस समय आपके जितने भी ये इससे 38 से संबंधित और 342 से संबंधित जो डाउट मन में पैदा हो रहे हैं वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। एक बार आपको सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ उसको याद रखना है, और इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये कॉपी के पीछे आप नोट करके नोटेड पॉइंट में डाल सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया था। वह 336 के परिणामों में क्या किया गया? संशोधन किया गया में संशोधन। ठीक है, ये था आपका अपने आज का सेशन, जिसमें आपको मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। 95वां संविधान संशोधन 2010, SC ST का आरक्षण व एंग्ल भारतीयों का मनोनयन 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया। ठीक है, उसके बाद 96वां संविधान संशोधन 2011, उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किया गया। 97वां संविधान संशोधन 2012, सहकारी संस्था को स्थापना की गई, भाग 9B जोड़ा गया। और 98वां संविधान संशोधन 2013, कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र हेतु विशेष प्रावधान। 99वें संविधान संशोधन 2015, न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना, जिसे 16 अक्टूबर 2015 को पूर्णतः रद्द कर दिया गया। तो जो भारतीय संवैधानिक इतिहास का एकमात्र संविधान संशोधन है जो पूर्ण रूप से रद्द हुआ था। उसके बाद आता आपके 100वां संविधान संशोधन 2015, बांग्लादेश और भारत के मध्य डचियों की अदला बदली हुई, गाँवों की अदला बदली हुई। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2017, GST लागू। 102वां संविधान संशोधन 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की
स्थापना और 338 बी व 342 ए संविधान अनुच्छेद जोड़ के 103वां संविधान संशोधन 2019 AWS की स्थापना की गई और उन्हें 10% नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 में SC ST आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया और दायरा बढ़ाकर 70 वर्ष से 80 वर्ष किया गया जो जनवरी 2030 तक रहेगा। इसके तहत आंग्ल भारतीयों को जो मनोनयन है वो बढ़ाया नहीं जाएगा। 105वां संविधान संशोधन 127वें विधेयक के रूप में लेटेस्ट सबसे नवीनतम, हालांकि अभी एक और वो CCC वो कोवा वाला है वो लागू हुआ है, उसको अपडेट करना है क्योंकि वो अब तक पारित होकर लागू हो चुका है, लेकिन नवीनतम जो डाटा अपडेट है उसमें अब तक आया नहीं है। वो 2021 में अभी तक वर्तमान समय तक यही लेटेस्ट था 2021 में, जिसके तहत राष्ट्रपति केवल और केवल केंद्र सरकार के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग OBC की सूची अधिसूचित करेगा और इस अधिसूचना के बाद 342 A 338 B व 336 में किया गया संशोधन। इसी के साथ घड़ी ने इशारा कर दिया है अलविदाई लेने के लिए और मैं आज का सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ। हमारे सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद, सत श्री अकाल।